हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट विद एबी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग 9th क्लास की एनसीईआरटी एसएसटी जो है वो हम लोग कवर कर रहे हैं। तो 2 लेक्चर हम लोग ऑलरेडी इसका डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इसका 3rd चैप्टर जो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, क्या होती है डेमोक्रेसी और क्यों डेमोक्रेसी। ठीक है, आज इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ठीक है, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि वाई डेमोक्रेसी। तो फर्स्टली लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू डेमोक्रेसी। द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। डेमोस मीन्स पीपल एंड क्रेटिया मीन रूल्स। तो जो डेमोक्रेसी जो है ये वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है डेमोक्रेटिया। डेमोक्रेटिया में डेमोस का मतलब होता है पीपल एंड क्रेटिया मीन्स रूल। तो इस हिसाब से हमारी डेफिनेशन क्या बनी, डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ द पीपल। तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, यानी कि लोगों की सरकार लोगों के द्वारा और लोगों के लिए। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ए कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी बेसिक पर्सनल एंड पॉलिटिकल राइट्स, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस एंड इंडिपेंडेंट कोर्ट ऑफ लॉज। ठीक है, डेमोक्रेसी एक तरह की गवर्नमेंट है जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन फुल गारंटी देता है, जो बेसिक राइट्स जो है लोगों को, आम आदमी को जो बेसिक राइट उसके मिलने चाहिए, जो उसके पॉलिटिकल राइट्स जो हैं वो उसको मिलने चाहिए, वो कौन देता है, उसको गवर्नमेंट देती है। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होती है और इंडिपेंडेंट कोर्ट ऑफ लॉज होते हैं। कुछ लॉज होते हैं, रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है कोई ना कोई भी गवर्नमेंट जो है वो उसी रूल के अकॉर्डिंग जो है वो वर्क करती है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। और रूलर्स यानी कि कौन है रूलर्स, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उन रूलर्स को कौन चुनेगा, रूलर्स को चुनेगा लोग। कौन लोग चुनेंगे, वो हर एक इंसान जिसको वोट करने का अधिकार है वो अपने रूलर्स को चुनेगा एक वोट डाल के। ठीक है, द डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। ये जो डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेटिक दोनों में काफ़ी सारा डिफरेंस है। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होती है डेमोक्रेसी और क्या होती है नॉन डेमोक्रेसी। द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। देखो ये एग्जांपल दिया उन्होंने म्यांमार में। म्यांमार के में क्या था कि वहाँ के जो रूलर्स जो हैं, ठीक है, वो एक तरह से मिलिट्री का वहाँ पे कंट्रोल है। आज की अगर कंडीशन में देखा जाए तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पे मिलिट्री रूल है। ठीक है, ऑन सान सुकी की जो सरकार है इस टाइम पे भी वहाँ पे मिलिट्री कोप हुआ, तो मिलिट्री ने सारा का सारा कंट्रोल जो है अपने आप में ले लिया। ठीक है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको उखाड़ फेंका है। दोज हु हैपन टू ज्वाइन इन द कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम्स द रूलर्स ऑफ द कंट्री। जो आर्मी चाहेगी वही जो है रूलर्स बनेगा। ठीक है, पीपल हैव नो से इन दिस डिसीजन। डिक्टेटर लाइक पिनोची आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, दीज आर आल्सो अप्लाइज टू मोनार्की। जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, पिनोची जो था, पिनोची को लोगों को ने नहीं चुना था, उसने क्या किया था, उसने मिलिट्री कोप किया था। कहाँ पर, चिली में, जिसमें अल्वेंडे की जो सरकार थी उसको ओवरथ्रो कर दिया था और वहाँ पे अपना सारा का सारा कंट्रोल ले लिया था। उसी तरह से नेपाल के किंग या सऊदी अरबिया के जो किंग थे, उन वो रूलर कैसे बने, वो रूलर बने क्योंकि वो एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे। ठीक है, यानी कि मोनार्की चली आ रही थी। मोनार्की का मतलब एक जो रूल कर रहा है उसी के आगे जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वही रूल करती रहेगी, वो थी मोनार्की। फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। व्हाट आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन। हमने डेफिनेशन डिस्कस की जिसमें वर्ड आया रूलर्स। तो रूलर कौन होते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन में किस तरह, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में किस तरह के इलेक्शंस होती हैं। हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स आर गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। कौन लोग होते हैं जो रूलर्स को चुनते हैं और कैसे चुनते हैं। व्हाट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए डेमोक्रेसी। किस तरह के गवर्नमेंट को आप लोग डेमोक्रेसी बोलोगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर जो हैं अभी हमें आगे मिलने वाले हैं जब हम लोग आगे नेक्स्ट चलेंगे। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। ये कुछ एग्जांपल से कुछ केस स्टडीज़ हैं जिसमें फर्स्टली है केस स्टडी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में क्या हुआ था, अक्टूबर 99 में परवेज़ मुशर्रफ जो थे वहाँ के, उन्होंने क्या कर दिया, मिलिट्री कोप कर दी। जो वहाँ की जो डेमोक्रेसी थी, वहाँ की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको उखाड़ फेंका और ख़ुद को चीफ एग्जीक्यूटिव जो था वो डिक्लेयर कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव से वहाँ का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। और 2002 में वहाँ पे क्या हुआ, रेफरेंडम हुआ। रेफरेंडम में क्या हुआ, उनको और 5 साल मिल गए। ठीक है,
और वहाँ पे क्या था कि प्रॉपर जो था लोगों के पास चॉइस नहीं थी, लोग यानी कि काफ़ी डरे हुए थे, ठीक है। मिलिट्री को पहले ही हो चुका था, सारा का सारा कंट्रोल जो था परवेज़ मुशर्रफ के हाथ में था। तो मीडिया भी जो था वो डायरेक्टली जो है किसको सपोर्ट कर रहा था, परवेज़ मुशर्रफ को कर रहा था। जो भी अपोजिशंस वगैरह अगर कोई भी विरोध करता है गवर्नमेंट का, ठीक है, तो उसको बंदी बना दिया जाता था, यानी कि किसी में भी कोई हिम्मत नहीं थी कि वो गवर्नमेंट के खिलाफ जाके बोल रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी जो डिसीज़न था वो सारा का सारा कौन लेता था वहाँ पे, आर्मी लेती थी वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल जो था जनरल मुशर्रफ के हाथ में था, और वही जो था जिसको चाहे वही अपनी मर्ज़ी से इलेक्ट कर सकता था। दिस कैन नॉट बी कॉल्ड द डेमोक्रेसी, तो इसलिए हम लोग वहाँ के उसको हम लोग डेमोक्रेसी तो बोल नहीं सकते। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, यानी कि पूरी पावर जो है डेमोक्रेसी में किसके पास होती है, उसी के पास होती है जिनको लोग चुन के लेकर आए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं था, पाकिस्तान में तो मिलिट्री कूप हुआ था, ठीक है, लोगों ने तो परवेज़ मुशर्रफ को नहीं चुना था, तो वहाँ पर मिलिट्री कूप हुआ था जिसके दौरान वो वहाँ का लीडर बन गया। जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन होती है, और इलेक्शन में लोग जिसको चुनेंगे वही जाके रूल करेगा, वही सरकार बनाएगा। नेक्स्ट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कुछ केस स्टडी है जिसमें चाइना और मैक्सिको के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चाइना में क्या था कि हर एक 5 साल के बाद वहाँ पे क्या बनती है, सरकार बनती है, ठीक है, इलेक्शंस होती है। वहाँ पे कौन रूल कर रहा है, वहाँ पे एक ही मेजर जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी, वही रूल करती आ रही है, नेशनल पीपल कांग्रेस। तो अगर कोई भी सरकार बनती है तो वो किसकी बनती है, नेशनल पीपल कांग्रेस की बनती है, कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है, कोई और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जो वहाँ पे सरकार बना सके, ठीक है। तो वहाँ पे जो क्योंजो अरेनीम दियावो दोहाई, ठीक है, इनकी वहाँ पे क्या थी, सरकार थी। द नेशनल पीपल कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। जो नेशनल पीपल कांग्रेस थी वो जिसको चाहे प्रेसिडेंट बना सकती है, जब चाहे उसको हटा सकती है, यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल जो है, बड़ी की बड़ी, बड़ी से बड़ी फैक्ट्रीज हो गई, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, पूरा फुली कंट्रोल जो है वो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में रहता है। आज के टाइम भी देखा जाए तो वहाँ पे जो कम्युनिस्ट पार्टी का ही प्रेसिडेंट है, ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ही लीड कर रही है, यानी कि जो है वहाँ पर पूरी तरह से अगर हम बोलें कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो, लोग जो है कहीं से भी अगर लोकल लेवल पे भी अगर लोग चाहे वहाँ पे पार्टिसिपेट करें और वो बड़े से बड़ा लीडर बनना चाहे तो वहाँ पे नहीं बन सकता। जबकि एज ए अगर हम लोग इंडिया में देखें तो कोई भी जो है वो कंटेस्ट इलेक्शन कर सकता है और बड़ी से बड़ी पोस्ट पे, गवर्नमेंट की पोस्ट में वो जा सकता है, ठीक है। केस स्टडी है मैक्सिको की। मैक्सिको को इंडिपेंडेंट हुआ 1930 में, 1930 में मैक्सिको आज़ाद हुआ, ठीक है। वहाँ पे इलेक्शंस होती है हर 6 सालों के बाद। द कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर मिलिट्री या डिक्टेटर रूल। कंट्री जो मैक्सिको बाकी वाली कंट्रीज़ की तरह ये ना ही मिलिट्री रूल था, ना ही मिलिट्री कोप था, ना ही डिक्टेटर रूल था। बट अनटिल 2000 तक वहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ एक ही पार्टी जो थी वो जीतती हुई आ रही थी। वो कौन सी पार्टी थी, वो थी इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, यानी कि एक ही पार्टी जो है लगातार उसी की सरकार बन रही है, ठीक है, और किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बननी। क्या हुआ, ऐसा क्या, कोई ना कोई गड़बड़ी तो होगी, तभी एक ही पार्टी बार बार जीतती आ रही है। तो इसमें क्या था, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, ठीक है, तो उनको वो मजबूर किया जाता था कि वो गवर्नमेंट को सपोर्ट करे। जैसे टीचर्स हो गए, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स में उनके पेरेंट्स को या उनको फोर्स किया जाता था कि वो पीआरआई यानी कि इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, उसी के फेवर में वो वोट करे। मीडिया जो था, जो अपोजिशन थी वहाँ की, जो उसको इग्नोर करता था और हमेशा सपोर्ट करता था वो वहाँ की एक ही पार्टी यानी कि पीआरआई को। तो कई बार क्या होता था कि वो मिले जो पोलिंग बूथ होते थे, ठीक है, जैसे आज का हम लोग देखते हैं हर एक गांव में पोलिंग बूथ होता है, तो जहाँ पर भी गांव है वहाँ पर पोलिंग बोर्ड है, लोग वहाँ पे जाके वोटिंग करते हैं। लेकिन वहाँ पर क्या था कि पोलिंग बोर्ड भी काफ़ी दूर दूर थे, ताकि लोगों को भी क्या होती, काफ़ी परेशानी होती थी कि पोलिंग बूथ तक जाए और वोट करे। तो इसका भी बेनिफिट वहाँ की जो मेन गवर्नमेंट जो थी, पीआरआई जो थी, उसको बेनिफिट हो रहा था। तो इन दोनों केस स्टडी से हमें क्या पता चला कि वहाँ पर जो इलेक्शन का प्रोसीजर था वो एक अच्छे तरीके से नहीं था, ठीक है। लोगों को प्रॉपर जो था वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके और अपनी मर्जी से अपनी चॉइस का लीडर चुन सके। तो यहाँ से हमें एक फीचर्स मिलता है गवर्नमेंट डेमोक्रेसी का, मतलब
कि ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। देखो फ्री एंड फेयर, जबकि वहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं था। वेयर दोज करंटली इन पावर हैव ए फेयर चांस टू लूज। जो एक बार पावर में आ गए, इसका मतलब वो नहीं है कि वही जो है लगातार 5 साल 10 साल 15 20 साल वही बनते रहे। अगर आज जो जीता है कल वो हारना भी चाहिए, यानी कि वो कल वो हारेगा। लोगों की मर्जी है, वो जब चाहे इसको चाहे वो सत्ता में ला सकते हैं और जिसको चाहे वो सत्ता से उखाड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। ऑब्वियसली यही होता है। ठीक है, एक बंदा जो है एक ही वोट डाल सकता है और उसकी एक ही वैल्यू होती है। डेमोक्रेसी इज़ अ बेस्ड ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। इक्वालिटी का मतलब हर एक को समान अधिकार और इक्वल अधिकार हो। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू, विच मीन्स अडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। इसको अडल्ट सफरेज भी कहा जाता है, यानी कि हर एक पर्सन जो है जो 18 एज का हो चुका है, 18 साल का हो चुका है, वो वोट कास्ट कर सकता है। ठीक है, और उसकी वोट की काउंटिंग जो है एक ही वोट जो है काउंट कर सकता है। और हर एक वोट जो है काफ़ी वैल्यूएबल होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए। ठीक है, एक वोट से सरकार बनी जाती है और एक वोट से सरकार गिर जाती है। नेक्स्ट रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स। तो इसमें केस स्टडी बताई गई है जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे में क्या हुआ कि जिम्बाब्वे जो इंडिपेंडेंट हुआ 1980 में, ठीक है, वाइट माइनॉरिटी रूल से। तो उसको इंडिपेंडेंस यानी कि उसको आज़ाद दिलाने में एक जो मेन जो पार्टी थी वो थी ZANU-PF। ठीक है, वहाँ की जो पार्टी थी ZANU-PF, जो जिसने फ्रीडम स्ट्रगल में काफ़ी पार्टिसिपेशन दी। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं INC जो थी। ठीक है, INC ने भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में काफ़ी रोल अदा किया, यानी कि मेन जो पार्टी वो थी लीड किया जिसने INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। सेम इसी तरह जिम्बाब्वे में जो पार्टी थी जिसने जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस करवाने में काफ़ी बेनिफिट दिया वो थी ZANU-PF। ठीक है, उसके मेन लीडर थे रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, रॉबर्ट मुगाबे। तो ये क्या हुआ कि जब इंडिपेंडेंस हुए, ठीक है, तो इन्हीं की आगे कंटिन्यूसली इन्हीं की सरकार बनने लगी। इलेक्शन हुए और रेगुलरली जितनी बार इलेक्शन हुए हर बार यही पार्टी जो बार बार जीतते। कोई भी जो अपोजिशन की कोई भी पार्टी जो थी उनको मौका ही नहीं मिल रहा था। उनकी जितनी भी मीटिंग्स वगैरह होती थी, जो भी चीज़ वो करना चाहे वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब की जाती थी। पब्लिक प्रोटेस्ट अगर कोई भी जो था सरकार के खिलाफ, वहाँ पे अगर कोई भी एक्शन ले रहा है, कोई भी बोल रहा है कुछ भी, तो उसको इलीगल माना जाता था। यानी कि कोई भी जो देखो पार्टी जो थी काफ़ी फेमस थी, इसने अपना जो काफ़ी पार्टिसिपेशन दी इंडिपेंडेंस में, लेकिन बाद में वही पार्टी जो क्या करने लगी, अपना दबदबा बनाने लगी। कोई भी जो था वहाँ पे अगर कोई भी ऐसी ऐड वगैरह हो गई जो मीडिया में या फिर रेडियो पे, अगर कोई अपने विचार रखना चाहता है पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ तो वो नहीं रख पाता था, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल किस में था, वहाँ की एक ही पार्टी लीड कर रही थी। ठीक है, तो उस तरह से अगर हम लोग देखें तो वहाँ पर भी प्रॉपरली लोगों को चॉइस नहीं थी। ठीक है, जबकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन्स। जबकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, वहाँ पे कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं। हर एक सिटीजन का अपना अधिकार है ताकि वो उस अधिकार का उपयोग कर सके, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी जो थी बार बार लीड करते आ रही थी और सिटीजन्स को फुली चॉइस नहीं थी ताकि वो अपने विचार रख सके और इस किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को से वो आगे उनको लेकर आ सके। तो इन लास्ट हमारे पास है फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, जो हमने अभी केस स्टडी डिस्कस की है, पहले भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, इसमें हमने अभी चाइना की पॉलिटी के बारे में सुना, चाइना की डेमोक्रेसी हो गया, फिर पाकिस्तान की हो गया, मैक्सिको की हो गया। ठीक है, तो इससे हमें कुछ फीचर्स जो है डेमोक्रेसी के पता चलते हैं कि आखिरकार डेमोक्रेसी में क्या चीज़ होनी चाहिए। रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। देखो जो हमने पीछे क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना 4, हाँ ये जो 4 क्वेश्चन थे हमारे, ठीक है, इन्हीं 4 क्वेश्चन के आंसर जो थे वो हमें आगे मिले। ठीक है, इन्हीं 4 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हु आर द रूलर्स, रूलर्स कौन होते हैं, वही रूलर्स होते हैं जिनको लोग चुने। ठीक है, अपनी चॉइस के साथ हर एक को पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी मिले, वोट करे और अपनी मर्जी से जिसको चाहे वो चुने, वही होते हैं रूलर्स। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, डेमोक्रेटिक इलेक्शन कौन सी इलेक्शन होती है जिसमें फ्री एंड फेयर
इलेक्शन होते हैं प्रॉपर पीरियड के हिसाब से, जैसे इंडिया में बोले हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है। हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स, कौन से रूलर पीपल होते हैं जो इलेक्ट करते हैं रूलर्स, वो होते हैं जो इनको यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी वाले, यानी कि 18 साल के जो एज के हो चुके होते हैं वही वोट करते हैं और गवर्नमेंट को चुनते हैं। व्हाट फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट इज ए डेमोक्रेसी, कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेसी होती है जिसमें क्या होता है हर एक सिटीजन को विद प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है और सिटीजन राइट जो है उनके राइट मिले होते हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इन सारी की सारी केस स्टडी में। ठीक है। अब जो हमारा लास्ट बचता है वो है हमारा ये बचा हमारा यहाँ फीचर्स यानी कि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, इलेक्शंस ऑफर इज चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू चेंज द रूलर्स, इलेक्शन में कोई भी चाहे रूलर जो है वो बन सकता है और जब चाहे वो हट सकता है। दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल टू ऑल द पीपल्स ऑन इक्वल बेसिस, हर एक लोगों को इक्वली अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि वो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते, इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके और अपना मताधिकार कर सके, अपना डिसीजन जो वो अपनी मर्जी से ले सके। ठीक है। ये नहीं कि जोर ज़बरदस्ती से उनको फोर्स किया जाए कि आप इस पार्टी को वोट कीजिए, ये नहीं, अपनी मर्जी से जिससे चाहे वो वोट कर सकता है। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू ए गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स, तो इसमें क्या होता है कुछ पर्टिकुलर रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं और सिटीजन राइट्स होते हैं और उन रूल्स को जो है फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। डेमोक्रेसी में रूल्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, इलेक्शन कमीशन जैसे इलेक्शन कमीशन में क्या होता है पर्टिकुलर रूल्स बनाए होते हैं, ये तो उन्हीं रूल्स को वो फॉलो करके आगे चलना पड़ता है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर कोई भी कमी वगैरह हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि बाकी वालों को भी इसका बेनिफिट हो सके। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा वाई डेमोक्रेसी, आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। ठीक है। तो अच्छे से रहिएगा, अपनी सेहत पढ़ाई का अच्छे से ध्यान रखिएगा और जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करिए और अपना हमेशा से अपना मास्क जो है वो पहन के रखिए। ठीक है। ताकि कोविड-19 से खुद भी बच सके और बाकी वालों को भी रखवाली जो है हम लोग कर सकें। ठीक है। ओके ओके, गुड बाय गाइस, गुड बाय।